हेलो 10th क्लास। आज अपना चैप्टर नंबर 9 वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके पहले हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़ा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों का आभारी है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीजें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। इनमें जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं, क्योंकि हमें हर चीज किससे मिलती है? जंगलों से ही मिलती है। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियां या घास का समुच्चय। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक स्वरूप में ही हो। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अब जंगलों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। पता है आपको? दलदलीय वन, ज्वारीय वन 9th क्लास में आपको पता था ना, आपने ये सब पढ़े थे। अभी वो जलवायु के आधार पर थे। अभी हम हमारा जो मालिकाना हक होता है, प्रशासन होता है, उसके आधार पर जंगलों के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार। पहला है आरक्षित। प्रशासन समझ गए ना, जो हमारी गवर्नमेंट तय करती है वो। पहला नंबर है आरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने तथा पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। इसमें मतलब हम लकड़ियां नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते, इसमें मतलब प्रतिबंध होता है। फिर दूसरा है संरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा की जाती है। वृक्षों को हानि पहुंचाए बिना लकड़ियां ले सकते और पशुओं को चराने के लिए मतलब वहां के लोकल लोगों को छूट मिलती है। अब है अवर्गीकृत जंगल। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने, पशुओं को चराने पर कोई पाबंदी नहीं, मतलब जिस पर किसी का हक नहीं है उस पर। तो ये तो हो गया प्रशासन के आधार पर। अब है मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार। भारत के जंगलों को मालिकाना, प्रशासन एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है राज्य के मालिकाना जंगल। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांश जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए। दूसरा है सामुदायिक वन। इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत, इनका नियंत्रण होता है। तीसरा है निजी जंगल। इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में विशेषतः पाए जाते हैं, मतलब अपने पर्सनल जंगल। ठीक है, इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः शत विकसित अवस्था में होते हैं, मतलब टूटे फूटे होते हैं, और कुछ जंगल उजड़ अवस्था में होते हैं। निर्वनीकरण, जंगल विनाश, मतलब कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे जंगलों का विनाश हो रहा है। निर्वनीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना। अत्यंत निम्न दर से होने वाला निर्वनीकरण हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। मनुष्य की विकास यात्रा का ये परिणाम गिना जा सकता है। प्राकृतिक रूप में भी वृक्ष नष्ट होते हैं, परंतु वे मनुष्य की दखल अंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में नगण्य, मतलब प्रकृति से तो कम मात्रा में नुकसान होता है, लेकिन मनुष्य बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब निर्वनीकरण के प्रभाव क्या क्या है? निर्वनीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि पेड़ जो होते कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींचते और ऑक्सीजन छोड़ते। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लिए मतलब अच्छी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खराब होती है। लेकिन हम जब पेड़ों का ही, वृक्षों को ही काट रहे थे, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही। जैसे हरित गृह प्रभाव के जटिल बनते हैं। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती, क्योंकि पहले क्या होता था, वृक्ष पास पास में होते थे तो वो मिट्टी को बांधे रखते थे। हमने नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ा ना कि मिट्टी के कटाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेड़ बनानी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए किनारों पर, लेकिन हम पेड़ ही काट रहे तो वो मिट्टी का कटाव हो गई। द्वीपकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। इसके साथ अनेक सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थान खो दिया है।
इसके परिणाम स्वरूप वन्य जीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्य जीव द्वारा जंगल के नजदीक क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएं बढ़ रही। जैसे हम आए दिन सुनते हैं ना कि बाघ मानव बस्ती में आ गया, जो गड़े मतलब भेड़ उठा के लेकर, तो ये सब आम बात है क्योंकि अभी हो रहे हैं। वन संरक्षण के उपाय: लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना, उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। कई आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना। अपरिपक्व वृक्षों के काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना, मतलब जो अभी तक बड़े नहीं हो उन वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वापस वनीकरण कराना। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने इसके लिए सुस्त नियमन करना। स्थानीय लोगों में इससे संबंधित व्यापक जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करना। स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में इस बाबत जानकारी शामिल करना। वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना। घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजना पूर्वक प्रोत्साहक कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना। ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए। नव संसाधनों का मितव्यय उपयोग करना चाहिए। कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावाग्नि यानी कि जंगलों में लगने वाली आग से भी भारी नुकसान होता है। इसके शमन के लिए मतलब इसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना चाहिए। जैसा आपको पता होगा कि बीच में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी, कैसी भयावह स्थिति हो गई थी, कितने सारे पेड़ पौधे नष्ट हुए थे, कितने सारे जानवर नष्ट हो गए थे। जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ाने एवं प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते। उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल दूषित होता है। पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए। अब वैविध्यपूर्ण वन्य जीव, मतलब अलग अलग प्रकार के वन्य जीव। भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफी विविध